हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भैया एंड आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का सिलेबस। और हम सबसे पहले आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। गाइज, आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है ये हमारी केमिस्ट्री पोर्शन का भी सबसे पहला चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है काफी छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसी वजह से ये जो चैप्टर है काफी बच्चों को शुरुआत में थोड़ा आसान लगता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले चैप्टर के साथ। और एक चीज कहना चाहूंगा गाइज कि अगर आपके स्कूल में कोई भी नियर बाई जैसे एग्जाम्स आ रहे हो ना, चाहे आपके जैसे प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं अभी दिसंबर और जनवरी में एक बार होगा, फिर और एक और बार होगा, या फिर आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप मेरी इन वीडियोस से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीजें कंप्लीट करवाऊंगा और ये जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ना, ये आपके करंट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। जैसे कि हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो रखा है कुछ पोर्शन है ना चैप्टर से, तो मैंने आपको यहाँ पर जो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं वो भी बिल्कुल 30% सिलेबस हटाने के बाद जो सिलेबस बच रहा है ना, जो हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा जाएगा, उसी प्रकार से जो लेक्चर्स है डिजाइन करे जा रहे हैं। सो आप इन वीडियो से अपने 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इन लेक्चर्स के लिए जो मैं लेक्चर नोट्स इस्तेमाल करूंगा ना, उनके बारे में बता देता हूं। गाइज, मैंने अपने लेक्चर्स के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसमें मैंने आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने के बाद, आपके जो रिफ्रेशर बुक्स होती है उनको पढ़ने के बाद, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है, फिर इंपॉर्टेंट जो बातें होती है ना, वो सारे बातें पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद बनाए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको भी अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए नोट्स चाहिए, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने चैनल पर ही एक सेपरेट वीडियोस में मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। जैसे साइंस का चैप्टर 1 के नोट्स किसी वीडियो में दे दूंगा, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पोर्शन आपको नोट्स के जरिए मिल जाएंगे। तो आप इन नोट्स से अगर पढ़ लोगे ना, तो आप खुद भी बोलोगे भी आपने काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैंने भी देख लिया ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। इन नोट्स को पढ़ के 95% तो क्या आप 99, 98 बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे चैनल पर, और लेक्चर्स मैं आपको दे ही रहा हूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है उन्हीं नोट्स से, मैं भी वही नोट्स इस्तेमाल करूंगा अभी लेक्चर में, तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमारे चैनल पर जा सकते हो। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो गई बातें। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर में जैसे कि दो नाम आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन और दूसरा है केमिकल इक्वेशंस। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये भी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस दो भागों में ये लगभग कह सकते हो कि बटा हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है, और डेली लाइफ में हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुआ है। उसके अलावा फिर हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन को ही इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसमें भी फिर दो चार तरह की नई नई बातें पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जाते जाते आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स इस्तेमाल करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं नोट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो सी देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। बोला है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, है ना। नोट्स में मैंने क्या लिखा डेफिनेशन, कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं, यानी वो प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और वो जो नए सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनमें नई तरह की प्रॉपर्टीज होती है। ऐसी प्रोसेसेस को ही हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस जिनमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे, और वो जो नए सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज भी हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होगी कि दो तरह के सब्सटेंसेस है इसी केमिकल रिएक्शन में। एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और दूसरे होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, तो देखो मैंने लिखा है द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उन सब्सटेंसेस ने पार्ट लिया है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, बेसिकली, है ना। सो ऐसे ही सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उन्हीं को हम बस रिएक्टेंट्स कह देते हैं। सिंपल। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखो, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ऐसी कोई चीज जो हमें बाद में मिली,
कुछ होने के बाद जब नई चीज बनती है उसे प्रोडक्ट कह देते हैं। सो दैट्स इट, यहां पर भी सेम यही डेफिनेशन है कि द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो वो नए सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ और होने के बाद एक नई चीज मिलेगी जिसमें नई प्रॉपर्टीज होती है, उसी नए वाले सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अभी तक केमिकल रिएक्शन बताया मैंने। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। इनमें दो तरह के सब्सटेंसेस पढ़े हमने, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, यानी जिनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं, जो मतलब प्रोड्यूस हुए हैं बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, इनको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। देखो, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा हमें। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, कहता है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, आप देखते रहना कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल क्या आपकी बुक का एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.1। अगर आप बुक लेके बैठे हो एनसीईआरटी बुक, तो उसी में आपको फर्स्ट पेज पे ये एक्टिविटी मिल जाएगी। वो एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट भी एक्टिविटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जोड़ा है। कहता है कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को ना हीट करते हैं, ठीक है, हम एक बार मैग्नीशियम रिबन हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, साइंस के लैब से मिल जाता है। मान लो हम एक मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है, वो मैग्नीशियम रिबन जलता है। ऑब्वियस सी बात है, हीट करोगे तो जलेगा। लेकिन वो जो जलता है ना, तो उसके लिए क्या बोला है, इट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब वो चमक के साथ जलता है। जलाओगे तो उसमें जलने के साथ साथ चमक निकलती है ना, फ्लेम निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम होता है वो जलने के बाद, ये जब हो जाता है ना, जल जाता है, तो उसके बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे कह देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक व्हाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में बनता है। सिंपल सी बात है। देखो, मैं यहाँ पर ना पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हो कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो किस प्रकार से जलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है। चकाचौंध जो ज्वाला होती है ना, उस प्रकार से वो जलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर हुआ क्या, हमारे पास मैग्नीशियम था, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है बॉक्स में, मैग्नीशियम है एज रिबन, हमारे रिबन के फॉर्म में हमारे पास मैग्नीशियम था, प्लस में हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करा। तो देखो, एरो के ऊपर मैंने क्या लगाया, हीट लिख दिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीट करा, तो मुझे राइट साइड पे कुछ मिला, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है वो व्हाइट पाउडर। भाई मैग्नीशियम जलाया, उस जलाने की वजह से पाउडर बन गया मैग्नीशियम, तो ये जो पाउडर बना है ना, इस पाउडर को कह देते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, यहां तक। तो नीचे मैंने लिखा है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये एक्टिविटी के फॉर्म में, आपकी बुक में तो एक्टिविटी है, और यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन का ही तो एग्जाम्पल बन गया। केमिकल रिएक्शन कैसे भैया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले कुछ सब्सटेंसेस था, पहले एक सब्सटेंस मैग्नीशियम था, भाई एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही तो हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे और नई प्रॉपर्टी साथ वो सब्सटेंसेस बनेंगे। तो यहाँ पर नया सब्सटेंस क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे कुछ लिखी है बातें, जैसे मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ना, मतलब एरो के लेफ्ट साइड वाले जितनी भी चीजें थी ना, उन सबको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। रिएक्टेंट्स ऊपर बताया था अभी, रिएक्टेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो ना, किस किस ने पार्ट लिया था, मैग्नीशियम ने पार्ट लिया था और ऑक्सीजन ने पार्ट लिया था, तो देयरफॉर मैंने इनको क्या बोला है, रिएक्टेंट्स बोला है। बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा, जो राइट साइड पे मिला था हमें, एरो के राइट साइड पे मिला है, वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट्स हो गए, और हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से। क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है ना, हम इसको डायरेक्टली अपनी लैब से उठा के जलाते नहीं है। क्या करते हैं, जलाया जो है हमने, वो हमने डायरेक्टली नहीं जलाया होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको पहले सैंड पेपर से ना रब करते हैं। सैंड पेपर आपको पता है, हमारे घरों में भी जब कारपेंटर आता है वो सैंड पेपर होता है उसके हाथ में, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पिक्चर में सैंड पेपर ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डू वी
क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मतलब हवा में जलाने से पहले हम अपनी मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं? तो इसके लिए आपको प्रॉपर आंसर मैंने आपको बॉक्स में दे रखा है कि कहता है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। जलाने से पहले क्या करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है ना। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऐसा हम क्यों करते हैं? रीजन अब बताया। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की एक पहले से प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। भाई ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर आई कहां से होगी? तो खुद ही सोचो। देखो जब मैग्नीशियम को हवा में ऐसे छोड़ दोगे तो हवा में तो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का मैग्नीशियम से रिएक्शन हो जाएगा, तो उसी से मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब ये है कि हम इसको अगर बिना सैंड पेपर से रब करे अगर जलाने की कोशिश करेंगे ना तो ये जलता नहीं है आसानी से। जल तो जाएगा, मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी पर आसानी से नहीं जलता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको सैंड पेपर से पहले क्लीन कर देते हैं ताकि इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए और हम इसको आसानी से अपने एक्टिविटी करने के लिए या फिर हम रिएक्शन करने के लिए इसको हम जल्दी से जला पाए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है मैंने कि फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट में रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग, ताकि ये हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उससे आसानी से कंबाइन हो सके, उससे जुड़ सके हीटिंग के समय पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स में रेड पेन से इंपॉर्टेंट भी लिखकर बताया है कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, अब जरा इतना तो हमें पता चल गया भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बातें होती है। अब जरा हम डेली लाइफ से इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हमें अपनी डेली लाइफ में कैसे देखने को मिलता है। देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। आपने हो सकता है देखा हो गर्मियों के समय में, या फिर आपने नहीं देखा होगा तो हमारी मम्मियों ने तो जरूर देखा होता है कि गर्मियों के समय अगर हम दूध को बाहर खुले में से छोड़ देते हैं ना ज्यादा समय के लिए, तो दूध ना खट्टा होने लगता है, दूध में थोड़ा खट्टा बनाने लगता है ना। तो पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। उस समय की जो एयर की कंडीशंस है प्लस वेदर की जो कंडीशंस है, टेम्परेचर जो कंडीशंस है, उस वजह से मिल्क के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिस वजह से जो मिल्क होता है उसमें खट्टापन आ जाता है, सॉरिंग फील करता है वो, ठीक है। तो ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको पता होगा कि मिल्क से ही हमारी मम्मियां क्या करती हैं, दही बना लेती हैं, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका देना। देखो खाना जो होता है पकने से पहले एक अलग फॉर्म है उसकी, पकने के बाद वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस मिले और नए तरह की प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस मिले, तो उसी तो हम क्या केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुकिंग ऑफ फूड को हमने केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा है। आगे बोला डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी पढ़ना होगा इस चैप्टर में कि हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है। तो फूड का जब डाइजेशन होता है ना, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। फूड का डाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता अपनी वजह से, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है प्रॉपर, जिसमें बहुत सी चीजें यहाँ पर हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, स्टमक हो गया हमारा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी होती हैं, उस वजह से ये होता है। सो इसी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे मैंने बोला प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। जंग लगना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ग्रेप्स फर्मेंटेशन होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं जो हम डेली लाइफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, और ये आपको 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स तो कम लगता है बट 1 मार्क्स में तो जरूर पूछेगा कि बताओ कि केमिकल रिएक्शन होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे गुण जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, तो देखो हमारे पास 5 तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो क्या क्या है? देखो मैंने यहाँ पर एरोस में सबसे पहले चेंज इन करके मैंने 3 एरो बनाए। तो किस किस में चेंज होने के पे हमें पता चलता है? नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर, नंबर 2 कलर, नंबर 3 है टेम्परेचर। स्टेट ऑफ मैटर को जरा समझते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि कोई जो रिएक्शन अगर हुआ
तो उसमें जो मैटर्स इन्वॉल्व थे, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे ना, उनका स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है, 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़े थे डीपली, है ना, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर में अगर चेंज आ जाता है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 2, कलर में चेंज आ जाना। भाई रिएक्शन होने से पहले कुछ और कलर होता और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसका कुछ और कलर आ जाए, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड होता है टेम्परेचर में चेंज आ जाना। रिएक्शन होने से पहले मान लो कोई जो चीज थी आपके पास वो ठंडी थी, और रिएक्शन होने के बाद मान लो वो गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर में अगर चेंज आ गया तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर जरूर हुआ है। इसके अलावा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक एक्स्ट्रा गैस भी निकल कर आती है। कई एग्जांपल्स आपको ऐसे पढ़ाए जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, दूसरी गैसेस भी निकल सकती है। तो जब भी गैस निकलती है ना, तो उस केस में भी हमारा पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो, प्रेसिपिटेट बेसिकली एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सॉल्यूशन में से जो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉलिड होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, और उसी को हम बेसिकली प्रेसिपिटेट कह देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आएगा जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे ना। तो प्रेसिपिटेट भी कई बार अगर बन जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो हमें पता चलता है कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको नाम बता दिया और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको साथ साथ, लेकिन यहाँ पर इनकी इक्वेशंस भी दी है। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर के लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको क्या इक्वेशन दी, वैक्स को अगर हम हीट करते हैं, वैक्स होता है ना मोम जिसे कहते हैं, मोमबत्ती वगैरह, वैक्स को अगर हम हीट करें तो वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में थोड़ा से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो वैक्स होता है वो तो सॉलिड होता है, मैंने आपको देखो लिख के बताया, वैक्स सॉलिड था, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है और वाटर एक लिक्विड होता है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो लेफ्ट से राइट जाने पर तो जो सब्सटेंस था उसका स्टेट ही बदल गया, सॉलिड से गैस हो गया और लिक्विड हो गया, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है साइंस की टर्म्स में, ठीक है। कलर का एग्जांपल देखो, Fe मतलब आयरन, प्लस में हमारे पास CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट था। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं ना तो हमें राइट साइड पे FeSO4 मिलता है, जो कि क्या है, हमारा फेरस सल्फेट है। यहां पर हमें यह समझना है, ये जो CuSO4 था इसका जो कलर था पहले वो ब्लू कलर था, लेकिन राइट साइड पे जो हमें FeSO4 मिला है दैट इज फेरस सल्फेट, उसका तो कलर क्या है, ग्रीन, आप देख सकते हो। तो इस वजह से भी हम कहेंगे कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड, टेम्परेचर के लिए मैंने क्या बोला है, क्विकलाइम होता है हमारे पास। क्विकलाइम के बारे में आप और डिटेल में भी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। क्विकलाइम में अगर हम वाटर मिला देते हैं ना तो हमारे पास स्लेक्ड लाइम मिलता है, प्लस में हीट निकलती है। हीट का मतलब क्या है कि वो गर्म हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर पहले से बाद में अगर बदल जाए, है ना, ठंडे से गर्म हो जाए, गर्म से ठंडा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे भी हम कहते हैं कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए मैंने आपको इक्वेशन दी है Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे हमें मिलता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, प्लस में H2। ये H2 क्या है भैया, ये H2 है हाइड्रोजन गैस। हम सभी को पता है हाइड्रोजन क्या होता है, एक गैस होता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन में एक गैस निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए भी मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दे रखी है। क्या है ये, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4। अब ये जो BaSO4 आया ना, बेरियम सल्फेट, ये हमारा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट फिर से बता देता हूं, प्रेसिपिटेट एक वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है। बीकर होगा हमारे पास, बर्तन होगा, केमिकल रिएक्शन करवाया, लेकिन ये जो सब्सटेंस होता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि ये सॉलिड होता है और इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर नीचे भी दी है। तो ये जो BaSO4 हमें मिला था इस इक्वेशन में, ये हमारा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है और ऐसी चीजें मिलती हैं, भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है जैसे, तो उससे भी हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दैट्स इट। इस टॉपिक को यही एंड करते हैं कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके 5 पॉइंट, और अगर इक्वेशन से याद रख लोगे तो और भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, इस टॉपिक में इतना ही। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। आप देख सकते हो हाथ का निशान मैंने बनाया हुआ है। जब भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, शायद मैंने हर जगह एक हाथ का निशान बना दिया है। मेरा ही हाथ समझ लो, ये मेरा हाथ है, ठीक है।
केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है भैया, तो देखो केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या बताती है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन तो अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन को ही अगर हम उसमें मौजूद सब्सटेंसेस के फॉर्मूले या सिंबल्स के जरिए लिखकर दिखा सके ना, उस तरह के मेथड को हम कह देते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाई है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किस किस की मदद से, जो भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं उसमें सिंबल्स और उनके फॉर्मूले की मदद से अगर हम रिप्रेजेंट करके दिखा दे तो वही बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखो यहां पर एक लिखा हुआ है Zn प्लस में H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस में H2। Zn का मतलब जिंक, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ZnSO4 आपका जिंक सल्फेट है और H2 आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना Zn प्लस में H2SO4 और जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन राइट साइड पे, दिस इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन के लिए ही लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर्मूले यूज करे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर हम फॉर्मूले लिखकर दिखा देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए तो वही बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने लिखा ना Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में H2, ये केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने रेड पेन में लिखा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आई होप आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक और H2SO4 जो एरो के लेफ्ट साइड पे ना, वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए उनको रिएक्टेंट्स बोला है। और राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद नई चीजें मिलती है ना हमारे पास, उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर बॉक्स में कुछ और भी बताया। ये एक इक्वेशन हुआ। हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन नाम की भी चीज होती है। वर्ड इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमने सिर्फ वर्ड्स यूज करे हैं, फॉर्मूला या सिंबल्स वगैरह यूज नहीं करे हैं, हमने सिर्फ वहां पर वर्ड्स यूज करे हैं। जैसे कि जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ऊपर वाली इक्वेशन के लिए अगर मान लो मैं फॉर्मूला या सिंबल यूज ना करके वर्ड्स बोलता, जैसे मुझे पता है ना Zn को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो हमने क्या करा, ऊपर वाले इक्वेशन में फॉर्मूले की जगह अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनके नाम यूज कर ले, इनके वर्ड्स यूज कर ले, तो वही बन जाता है एक वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वर्ड्स यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी हम सिंबल यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा, लेकिन केमिकल इक्वेशन भी दो तरह की इक्वेशन होती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम में इसका मतलब सो छुपा है भाई, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एटम्स होते हैं ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो बराबर अगर हो तो वो हो जाता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो आपको पढ़ के ज्यादा समझ आएगा। मैंने लिखा है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या कहता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बराबर एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के। कहां कहां पर, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब तक तो आपको पता ही होगा रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस साइड में अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे केमिकल रिएक्शन में, तो उसी तरह की हम इक्वेशन को बोल देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, कई बार हमें क्वेश्चंस मिलेंगे आगे जाके जिसमें हमारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं होती है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग करना भी जरूरी होता है। इसका एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको लिख के बताया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला साइड चैप्टर पढ़ा होगा, और फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके कुछ चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है पता है, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
है ना। डिटेल में तो आपने वहां पढ़ा था, यहाँ नहीं पढ़ना है, बट ये जो लॉ है ना इसने ये बात बोली थी, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाते हैं टू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज डन यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। बेसिकली बैलेंसिंग करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, बेसिकली तुक्का लगाना। हमारे पास ये कोई डायरेक्ट वो नहीं होता है, बट हम जनरली ऑब्जर्व करके एलएचएस और आरएचएस साइड को बैलेंस कर लेते हैं। वो आपको मैं भी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक्स आपको याद रखना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। जबकि अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें भाई अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड पे, उसी को हम क्या बोल देंगे, आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हमें बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, मेरे पास नोट्स है, तो क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने आपको, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, और मैंने लिखा है यहाँ पर कि जरूर प्रैक्टिस करना, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, बात माननी है। देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला है, बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करना है, देखो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2, तो मैंने आपको बैलेंस करके भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। बैलेंस करने का मतलब ये है कि दोनों साइड पे हमें हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो काउंट करने हैं, और वो नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला था उसमें हमारे पास Fe यानी जो आयरन है, बेसिकली जो फेरस है वो 1 है लेफ्ट साइड पे, वो कितना है 1 है लेफ्ट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे देखोगे तो Fe3 लिखा है, तो भाई राइट साइड पे तो कितने हो गए, 3 हो गए। भाई घर में एक लड्डू छोटे भाई को मिल जाए और 3 लड्डू बड़े भाई को मिल जाए तो गलत बात है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट साइड में फेरस जो है वो एक ही है, लेकिन वहां राइट साइड में 3 हो गए, तो इसी वजह से क्या होगा, हमें बराबर मुकाबला करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 3 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 3 करना पड़ा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 3Fe आंसर में ब्लू पेन से। साथ ही साथ फिर हाइड्रोजन H2 की बात करें तो हमारा जो हाइड्रोजन है ना वो लेफ्ट साइड में तो 2 था, और राइट साइड में भी ध्यान से देखो तो प्लस के बाद 2 ही है H2, तो दोनों साइड हाइड्रोजन तो बराबर था, लेकिन प्रॉब्लम आई हमारे ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन जो है O वो हमारे लेफ्ट साइड पे तो 1 है जो कि H2O के साथ है, लेकिन राइट साइड पे हमारा ऑक्सीजन 4 है, तो फिर से गड़बड़ होगी। भाई बड़े भाई को लड्डू एक ही मिल रहा है इस बार मान लो, और छोटे भाई को 4 लड्डू मिल रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बड़ा भाई बोलेगा मुझे भी दो भाई, तो इसी वजह से हमने क्या करा, लेफ्ट साइड पर हमने अपने H2O के आगे 4 लगा दिया, ताकि हमारा ऑक्सीजन जो है 4 बन जाए। लेकिन होता क्या है ना प्रॉब्लम, हमने ऑक्सीजन को तो 4 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में लेफ्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन जो है 8 बन गया। 8 कैसे बन गया, 4 2 जा 8 हो गया, पहले 2 था अब 4 लगा दिया तो 4 2 जा 8 हो जाता है, तो लेफ्ट साइड पे अब ये अनबैलेंस हो गया। तो हमें राइट साइड में वापस जाकर क्या करना पड़ा, 4 लगाना पड़ा H2O के आगे। तो बेसिकली हमारा राइट साइड में भी हाइड्रोजन 8 हो गया और लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। देख सकते हो आप सारे के मैंने आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं, और आपको जहां से भी, चाहे आपके एनसीईआरटी बुक से मिले चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। 1 मार्क्स के लिए तो पक्का पूछे गए आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने स्टार में कुछ लिखा है, वी कैन ऑल्सो डिनोट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपाउंड्स यूजिंग सम सिंबल्स सच एज S फॉर सॉलिड, G फॉर गैसेस, L फॉर लिक्विड और AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या मतलब बता रहा है कि अभी जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आए थे या केमिकल इक्वेशंस, उनमें हम क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट्स की या अलग अलग सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम S लिख सकते हैं उसके आगे, अगर कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड है तो उसके आगे हम L लिख सकते हैं, अगर कोई सब्सटेंस जो है G मतलब गैस है तो उसके आगे हम G लिख सकते हैं, और अगर कोई सब्सटेंस जो सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो उसके लिए हम AQ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा आगे, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वेदर टू मेंशन दीज फिजिकल स्टेट्स और नॉट, लेकिन ये डिपेंड करता है ज्यादातर कि क्वेश्चन ने हमें बोला है ये फिजिकल स्टेट मेंशन करो कि नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो हम मेंशन कर देते हैं, बट अगर नहीं बोला है तो हम नहीं करते हैं, वो कोई ऐसे मार्क्स कटने वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आगे लिखा इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज दीज सिंबल्स, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा सीबीएसई ने या स्कूल वालों ने कि आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। बाकी कर दोगे तो और अच्छा है, आपको कोई बुरी बात नहीं, अच्छा कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसका क्या मतलब बन रहा है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2 होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमें वाटर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करा है, हमने फिजिकल स्टेट भी लिख के बताई है। क्या करा मैंने, H2 के आगे मैंने G लिखा, G का मतलब क्या है, गैस। अब
H2G होता है इसलिए मैंने G ही लिखा है, मतलब गैस होता है इस वजह से मैंने गैस लिख दिया। ऑक्सीजन भी एक गैस होता है इसलिए वजह मैंने वहां पर भी G लिखा है। और लेकिन राइट हैंड साइड में जो H2O है, H2O मतलब पानी, जल, तो जल क्या होता है, वो तो लिक्विड होता है, तो इस वजह से मैंने वहां पर L लिखा है उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसको कहते हैं कि हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं हमारे सब्सटेंसेस की, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, फर्क नहीं पड़ता, अब भेदभाव कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। सो फिजिकल स्टेट हमने मेंशन कर दी। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा टॉपिक, ये वाला भी कंप्लीट। बैलेंसिंग का क्वेश्चन आपको ध्यान से होमवर्क में करना है, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में सीख लिया क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूं। भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता था कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते थे और नई प्रॉपर्टीज के साथ वो सब्सटेंसेस बनते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब हमारे पास ना चैप्टर में कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, ये केमिकल रिएक्शन के भी टाइप है। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, देखो फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, पहला जो टाइप होता है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नंबर 1 टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आप देख सकते हो नोट्स में, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले अगर डेफिनेशन बिना पढ़े बिना समझे डेफिनेशन को अगर नॉर्मली बात करें, रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ चीजें जो है आपस में कंबाइन होती है और फिर जाके एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसी तरह के रिएक्शन को हम कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोटे मोटे तौर पर तो हम कह सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर substances combine to form a single substance are called combination reaction। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं ताकि एक सिंगल सब्सटेंस मिल सके हमें, वो कहलाते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से हमें और समझ आएगा। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं जब उनको हीट किया जाता है और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट मिलता है हमें, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो बेसिकली यहां पर हम ध्यान से देखें तो दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है। एग्जांपल में क्या लिखा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसकी इक्वेशन देख सकते हो आप, 2Mg प्लस में O2 और एरो के ऊपर मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन, और राइट साइड पे हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसका नाम है 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीजें हैं जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज टू थिंग्स आर कंबाइनिंग हियर, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल आपके पास नोट्स में देख सकते हैं, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी सेपरेटली यहां पर डिस्कस किया गया है। कहता है कि हमारे पास जो क्विक लाइम होता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हमें एक नई चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो बेसिकली यहां पर हम कुछ बात समझते हैं। देखो क्विक लाइम को हम बेसिकली बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसका साइंटिफिक जो नेम होता है हम उसको बुलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और उसका जो फॉर्मूला है वो है CaO, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये हमारा क्विक लाइम है, प्लस हमने इसमें मिला दिया H2O यानी कि वाटर मिलाया। तो क्विक लाइम को जब हम वाटर में मिला देते हैं तो हमें एक नई चीज मिलती है दैट इज CaOH ब्रैकेट के बाहर 2, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और यही होता है हमारा स्लेक्ड लाइम। साथ ही साथ आपको देख सकते हो प्लस के बाद मैंने हीट भी लिखा है और यहां पर इस रिएक्शन के दौरान हीट भी निकलती है, ठीक है। अब नीचे मैंने आपको सुनने के लिए कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है, सुनो, दिस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हमें सॉल्यूशन अभी मिला है ना इस रिएक्शन में, ये सॉल्यूशन जो है हमारे घर की दीवारों को व्हाइट वॉश करने के लिए काम आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमारे घर की दीवारों को व्हाइट वॉश करने के लिए काम आता है। दिस सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। क्या होता है, जब इस सॉल्यूशन को हम अपने घरों की दीवार पे लगाते हैं तो हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो इस सब्सटेंस से या इस चीज से रिएक्ट करती है टू फॉर्म अ थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पतली सी और शाइनिंग लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है हमारे घर की दीवारों पर। तो आपने देखा होगा कि व्हाइट वॉश करने के बाद जो चमक आती है व्हाइट कलर की, वो बेसिकली इस चीज की वजह से आती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से।
तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का रिएक्शन हुआ तो हमें मिला CaCO3 और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो व्हाइट चमक हमारी दीवारों पर, घर की दीवारों पर आती है। प्लस में यहाँ पर H2O यानी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास देखने को मिलते हैं वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट एग्जांपल नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो यहां पर आप ये जो पूरा एग्जांपल है इनमें सारी बातों को ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें लिखा है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो एक एग्जांपल क्या लिया है मैंने कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है वाटर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 2H2 प्लस में O2 यानी दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, और राइट हैंड साइड पे एरो के बाद हमें 2H2O वाटर मिल रहा है, एक सब्सटेंस। सो ये इसी वजह से क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, यानी कि H2 प्लस में Cl2 गिव्स 2HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें यही याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से एक नया सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है। एग्जांपल्स मैंने सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। बात करेंगे एक दूसरे तरह के केमिकल रिएक्शन की, और इस केमिकल रिएक्शन का नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कई टाइप्स भी पढ़नी पड़ेंगी। कहता है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप और ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है ना वो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा कैसे, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजें आपस में मिलती है तो एक नई चीज मिलती है। यहां पर क्या हो रहा है, एक जो चीज है वो टूट कर दो नई चीजों में बढ़ जाती है। सो उल्टा हो गया। सो डीकंपोजिशन का मतलब तो यही होता है कि कोई भी चीज डीकंपोज हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना बेसिकली, है ना। तो बोला गया है कि वो रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो और दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे ही हम कह देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो मैंने आपको नीचे लिख के बोला भी है, दीज रिएक्शंस आर जस्ट द अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी वजह से मैंने लिखा है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल उल्टा है। बात करें कि डीकंपोजिशन रिएक्शन भी तीन तरह के होते हैं, तो मैंने लिखा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर 1 होता है थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के जो तीन टाइप्स हैं उनके बारे में बताओ, और उनका एक एक एग्जांपल भी लिख के बताओ इक्वेशन की फॉर्म में। तो आपको एग्जांपल भी याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डीकंपोजिशन के। ये क्या होता है, कहता है व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत ही सिंपल है थर्मल डीकंपोजिशन। जब भी कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीटिंग की आवश्यकता पड़ती है ना, उस तरह के हम रिएक्शन को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो थर्मल का मतलब ही अपने आप में होता है कहीं ना कहीं हीट, ऐसी चीज जो कि मतलब हीट से रिलेटेड हो। तो जब भी हम डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। अब इसमें हमारे पास एनसीईआरटी बुक में काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करे गए हैं, जो कि मैंने भी यहाँ पर आपके लिए नोट्स में डिस्कस कर दिए। एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डीकंपोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल डिस्कस करा गया है, मैंने भी नोट्स में डिस्कस करा है। कहता है कि अगर हमारे पास फेरस सल्फेट हो और उसको हम स्ट्रांगली हीट करें ना, तो वो अकेला जो सब्सटेंस है वो तीन अलग अलग सब्सटेंसेस आपको देगा। नंबर 1 फेरिक ऑक्साइड, नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड नंबर 3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक बार इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन देखो। इक्वेशन में क्या लिखा है, 2FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास तीन नई चीजें मिलती है राइट हैंड साइड पे। नंबर 1 Fe2O3 जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला प्लस नाम। SO2 मिलता है जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होता है। और तीसरी चीज मिलती है हमें SO3 जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और ये भी एक प्रकार की गैस होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक इकलौता जो सब्सटेंस था दैट इज फेरस सल्फेट, जिसका ग्रीन कलर था, वो तीन नए सब्सटेंसेस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और यहाँ पर हमने इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीटिंग का इस्तेमाल करा। मैंने एरो के ऊपर क्या लिखा है, हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे मैंने बोला है कि इन दिस रिएक्शन फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 ऑन हीटिंग लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो फेरस सल्फेट होता है ना, मतलब कि FeSO4.7H2O, ये हीटिंग की वजह से अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको लूज कर देता है।
एंड फॉर्म्स डिहाइड्रेटेड FeSO4, जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनता है, विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि डिकम्पोज होने के बाद हमें तीन चीजें दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड, और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, और तीसरी चीज है सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर भी आप देख सकते हो इक्वेशन में कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो तो एक सॉलिड है, जबकि SO2 और SO3 आर गैसेस, ये दोनों ही गैसेस होते हैं। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। एग्जाम्पल नंबर बी की बात करें तो लिखा है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हो और अगर आप उसको हीट करते हो ना तो वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाता है। एक सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो बनेगा आपके पास राइट हैंड साइड में CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में आपके पास CO2 बनेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सर कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लासेस। एक यूज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसका कई जगहों पर यूज कर लेते हैं, जैसे कि सीमेंट बनाने के लिए और ग्लासेस बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इसका यूज हो जाता है। तो ये यूज याद रख सकते हो आप एक नंबर के लिए। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर सी, यहाँ पर बोला है कि व्हेन लेड नाइट्रेट is heated strongly it breaks down to form lead monoxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली तो वो भी कुछ सब्सटेंसेस में बट जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वो सब्सटेंसेस क्या है, लेड मोनोक्साइड पहला सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीजन। आप इक्वेशन में देख सकते हो। सो यहाँ पर भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हीट का इस्तेमाल कर लें। इसी वजह से ये जो एग्जाम्पल है ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दूसरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करते हो ना तो वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ए में मैंने क्या बोला है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर देन इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब हमारे पास जब वाटर होता है तो वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं ना तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से दो चीजों में स्प्लिट हो जाता है। जो वाटर है वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है। नंबर 1 है हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन मिलता है, और नंबर 2 है ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है 2H2O जो कि लिक्विड था, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं यानी उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं लेफ्ट साइड पे। नंबर 1 है H2 यानी कि हाइड्रोजन, और प्लस में सेकंड चीज मिलती है हमें ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हमें पता है कि H2O में तो दो ही चीजें होती थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बात करते हैं थर्ड तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। जो थर्ड तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका नाम है फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इसको हम फोटोकेमिकल के नाम से भी जानते हैं। तीन तरह के इसके नाम है, फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोकेमिकल। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी देन इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें लाइट एनर्जी का यूज करना पड़े, लाइट यानी कि सन की एनर्जी का, सनलाइट का, हमें सनलाइट की रेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो कहलाता है हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल बोला है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। मान लो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको हम सनलाइट में ऐसा खुला छोड़ दें, उसको एक्सपोज कर दें, इट डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है दो तरह के सब्सटेंसेस में। नंबर 1 है सिल्वर मेटल और दूसरा है हमारा क्लोरीन गैस। आप इक्वेशन देख सकते हो। सिमिलरली बी एग्जांपल पढ़ते हैं। इसमें मैंने बोला है व्हेन वी एक्सपोज सिल्वर ब्रोमाइड टू लाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइन वेपर्स। इसी प्रकार से हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, अगर हम इसको भी लाइट में एक्सपोज करके रखते हैं ना तो ये भी दो तरह के सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका। एक है सिल्वर मेटल और दूसरा है हमारा ब्रोमाइन के वेपर्स। तो आप इक्वेशन में देख सकते हैं 2AgBr को जब हमने लाइट में छोड़ा तो एरो के ऊपर मैंने लिखा लाइट में, सनलाइट की बेसिकली बात हो रही है। तो राइट साइड में हमें दो चीजें मिल रही है 2Ag प्लस में Br2। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, एक जो सब्सटेंस है वो दो सब्सटेंस में टूट रहा है, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन करवाने के लिए हमने लाइट का यूज करा है, इसी वजह से ये फोटोलिटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही तरह के एग्जाम्पल
यहाँ पर मैंने देखो नीचे एक लाइन लिखी है, था अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो फोटोलिटिक रिएक्शंस होते हैं ना, इनको हम ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका ये यूज याद रख लेना, आपसे पूछ सकता है। बात करेंगे हमारे थर्ड मेन टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहता है दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, उसको उसकी जगह से हटा देना ही तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कर देना। तो बेसिकली क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट को उसकी जगह से हटा सकते हैं, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस वजह से इस रिएक्शन का नाम बन गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट की कंपाउंड में जगह बना लेता है, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास कि व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो CuSO4 हमारे पास लेफ्ट साइड में था, प्लस में हमने उसका रिएक्शन करवाया जिंक के साथ में, तो राइट साइड में हमें चीजें मिल रही है क्या? ZnSO4। देखो पहले CuSO4 था, अब ZnSO4 आ गया, मतलब Cu की जगह पर Zn आ गया। Cu क्या होता है? कॉपर, और Zn क्या होता है? जिंक। तो यानी कि कॉपर की जगह किसने ले ली? जिंक ने ले ली। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी वजह से इस तरह के रिएक्शंस का जो नाम है वो पड़ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं? दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देते हैं। जो दूसरा चीज मिली है यहाँ पर वो है Cu यानी कॉपर, वो अलग हो गया। मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है रेड पेन से, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे मैंने बताया कि भाई जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से उसने उसको कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड एग्जांपल की बात करें, कहता है व्हेन आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर मेटल आर फॉर्म। सेम यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। हमारे पास आयरन था यानी Fe, प्लस में हमारे पास कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था CuSO4। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो राइट साइड पे हमें मिलता है FeSO4। मतलब जो Fe है उसने जगह बना ली हमारे SO4 के साथ, जिसके साथ पहले Cu था, कॉपर था। तो यानी कॉपर थोड़ा अलग हो गया, फिर से आयरन जो है कॉपर की जगह पर आ चुका है। तो हम कहेंगे कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है उसको उसके कंपाउंड से। फिर से मैंने नीचे लिखा है दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्यों पा रहा है? क्योंकि आयरन जो होता है ना वो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज कंपेयर टू हमारा कॉपर। इस वजह से उसने उसको कॉपर से मतलब डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्यों पा रहा है? क्योंकि जो आयरन होता है ना वो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हमारा कॉपर। कॉपर कम रिएक्टिव होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वाले को दबा देता है ना, सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है हर जगह। तो इस वजह से यहाँ पर हमें कॉपर की जगह पर आयरन यानी कि Fe देखने को मिल रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। कहता है व्हेन लेड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड देन लेड क्लोराइड एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? लेड मेटल को हमने कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखा है और उससे हमें लेड क्लोराइड मिल रहा है और कॉपर मेटल मिल रहा है। तो ध्यान से अगर इक्वेशन देखें तो CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड जो कि एक ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है, आपको कलर भी याद रखना है, प्लस में जब हमने उसका रिएक्शन करवाया लेड के साथ में यानी Pb के साथ में जो कि एक ब्लूइश कलर का होता है, तो राइट साइड पे देखो हमें क्या मिल रहा? PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड मिला। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो जो पहले कॉपर क्लोराइड था वो अब लेड क्लोराइड बन गया, यानी कि लेड ने कॉपर की जगह ले ली, है ना। कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया और जो कॉपर है वो बेचारा फिर से साइड में पीछे Cu के रूप में आ जाएगा। कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि लेड इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो लेड होता है ना वो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज कंपेयर टू कॉपर, इस वजह से वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी एक पावरफुल वाला जो एलिमेंट होता है वो किसी कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और अपनी जगह वहां पर बना लेगा। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक हमने कर लिए हैं 3 हमारे मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन की, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इससे पहले हमने थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था ना, वहां पर हमने एक चीज नोटिस करी थी कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का हो रहा था, मतलब एक ही एलिमेंट जो है अपने कंपाउंड से बार बार डिस्प्लेस किया जा रहा था। तो उस तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो अब जो हमारे पास 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर अब दो एलिमेंट्स जो है अपने अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस किए जाएंगे। इसी तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने नोट्स पे, देखो कहता है दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 और मोर न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब क्या होगा, दो अलग अलग कंपाउंड्स जो है आपस में रिएक्ट करेंगे बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब उनके बीच में उनके आयंस एक्सचेंज होंगे सिर्फ और सिर्फ, और उसकी वजह से हमें दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंसेस या नए कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही रिएक्शंस को हम कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल्स लेते हैं उससे और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर ए है हमारे पास, कहता है व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन is added to sodium sulfate solution then a white precipitate of barium sulfate along with sodium chloride solution is formed। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कहता है कि जब हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट along with सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो हमारे पास दो चीजें मिलती है, दैट इज नंबर 1 है बेरियम सल्फेट और दूसरा है हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में बोला है BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड था, जब उसका रिएक्शन हमने करवाया सोडियम सल्फेट के साथ यानी कि Na2SO4 के साथ, तो हमें राइट साइड पे देखने को मिलता है नंबर 1 सब्सटेंस है BaSO4 जो कि है बेरियम सल्फेट, और ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लस में हमें सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन मिलता है दैट इज 2NaCl, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन होता है ये। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड्स ने रिएक्शन किया आपस में, और उसकी वजह से दो अलग कंपाउंड्स हमें देखने को मिले हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही केस है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने अपने कंपाउंड में से। जैसे कि BaCl2 में से हम देख पा रहे हैं जो बेरियम है वो डिस्प्लेस हो गया है, वो जो बेरियम है वो जाके राइट साइड में सल्फेट के साथ मिल गया, और BaCl2 का जो क्लोरीन था यानी Cl2 वो फिर सोडियम के साथ में मिलकर हमें राइट हैंड साइड में NaCl दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर दो अलग अलग एलिमेंट्स अपने ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। यहां पर एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि यहां हमने देख पा रहे हैं कि बेरियम सल्फेट नाम का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बन रहा था। प्रेसिपिटेट के बारे में हम हालांकि पहले भी बात कर चुके थे। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो कि किसी भी सॉल्यूशन के दौरान नीचे बीकर में बैठ जाता है ना, वो इनसॉल्युबल होता है। तो यहां पर मैंने कुछ लिखा है रेड पेन से, कहता है एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना हमेशा, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक प्रेसिपिटेशन बनता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि जिसमें हमारे पास एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें एक प्रेसिपिटेट बन ही रहा था, तो इसी वजह से ये जो एग्जांपल है ना, इसको हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन रहा था और वो प्रेसिपिटेट था हमारा बेरियम सल्फेट जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आपको बताना है कि एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The above reaction is also an example of a precipitation reaction। मैंने लिख भी दिया है आपके लिए नोट्स में अलग से कि जो ये ऊपर वाला एग्जांपल था ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जांपल नंबर बी की। बोलता है when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट साइड में दो चीजें हैं। नंबर 1 है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, प्लस में दूसरा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हमने करवाया तो हमें राइट साइड पे देखो क्या मिल रहा है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, और दूसरा है हमारे पास NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। यहाँ पर ये जो AgCl है ना यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस आ रहा है तो आप देख पा रहे हो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, या व्हाइट हमेशा व्हाइट नहीं होगा पर एक प्रेसिपिटेट तो फॉर्म हो रहा है। तो इसी वजह से इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बात करते हैं एग्जांपल नंबर सी की। एग्जांपल सी में हमारे पास बोला है इफ बेरियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर एडेड,
हम दो सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से, एक है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और दूसरा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस, तो हमारे पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जिसका नाम है बेरियम सल्फेट वो मिलता है अलॉन्ग विथ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ हमारे पास एक कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन भी मिलता है। इक्वेशन आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी एक बेरियम सल्फेट नाम का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसी वजह से हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बोलेंगे ही, लेकिन साथ में हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स जो है कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं और जिसके जिस दो या दो से ज्यादा नए हमें चीजें मिलती हैं, नए कंपाउंड्स मिलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग से मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी बुक में पहले ही आ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में जो है इनकी डेफिनेशन और इनका एक एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है। एंडोथर्मिक नाम में मैंने लिखा हुआ है कि एंडो, एंडो का मतलब होता है कोई चीज अंदर की बात हो रही है, लेकिन किस चीज के अंदर की बात हो रही है, कहता है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब हीट एनर्जी को यूज किया जा रहा है या हम बोल दें कि एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, उस तरह के रिएक्शंस को हम कह देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हो सकता है अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे 4 तरह के इक्वेशंस में, उसमें कई बार हुआ था ना ऐसा, जिसमें हम हीट ले रहे थे रिएक्शन करवाने के लिए, तो यानी कि बोला जा सकता है कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, तो इसी वजह से उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और उसको हम एंडोथर्मिक कह सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। N2 जो कि गैस होता है प्लस में O2 यानी ऑक्सीजन, और उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास 2NO नाम की एक गैस निकलती है जो कि राइट साइड पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने हीट का यूज करा है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, मतलब हीट का यूज करा और इसी वजह से इसको हम एंडोथर्मिक कह सकते हैं, क्योंकि हीट जो है अब्सॉर्ब हो रही है, या तो हम कह सकते हैं कि हीट यूज हो रही है। सेकंड एग्जांपल है CaCO3 का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड राइट साइड पे मिलता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें मिलती है, तो यहाँ पर भी हीट का यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा मैंने एरो में लिखा है फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल होता है और वो एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके द्वारा अपने जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना, सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, सनलाइट जो एनर्जी है उसका यूज करते हैं, तो यानी हीट एनर्जी का यूज हो रहा है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। Also an endothermic reaction। जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रोलिटिक वाले कॉन्सेप्ट में, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी जो होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक में इतना ही आपको याद रखना है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस तरह के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक बिल्कुल इसका उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक में एक्सो वर्ड आ रहा है, एक्सो वर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकले, एब्जॉर्ब ना होए बल्कि हीट एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो उसी तरह के रिएक्शन को हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कहता है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड या फिर रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन है। एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ कोल इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम जैसे कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाने की वजह से क्या होता है, हीट भी निकलती है साथ साथ, तो वो जो एग्जांपल है एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हम नेचुरल गैस को भी जलाते हैं अगर, जैसे कि CH4 जिसे कहते हैं मीथेन गैस जो होती है नेचुरल गैस, उसको अगर हम बर्न करते हैं तो हमारे पास हीट एनर्जी निकलती है। आप इक्वेशन में देख सकते हो, राइट साइड में मैंने हीट एनर्जी लिखा है। और इसके अलावा लास्ट एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है रेस्पिरेशन का। जो रेस्पिरेशन का एग्जांपल है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर ही आता है। एक्सोथर्मिक के कैसे अंडर आएगा, देखो इसकी जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या लिखा है, हमारे पास ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, जो भी हम भोजन से खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, शर्करा C6H12O6, प्लस में ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के टाइम पे लेते हैं वो ऑक्सीजन फिर इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होती है और उससे हमारे पास राइट साइड में चीजें मिलती है। और ध्यान से देखा जाए तो राइट साइड में हमारे पास एनर्जी भी मिल रही है,
तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान भी एनर्जी निकल रही है, तो इसी वजह से रेस्पिरेशन को भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल माना जाता है। पूछ सकता है आपसे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। मैंने सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, और ये हमारा लास्ट टाइप है। इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पर दो तरह के रिएक्शन पढ़ने, वैसे तो इसी में दो है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसमें दो तरह की डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन के लिए। नंबर 1 पॉइंट है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो याद रखना हमेशा, अगर कभी भी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जो है ना वो जुड़ रही है, पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन रिएक्शन होने के बाद उसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रही है ना, ऐड हो जा रही है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मान लो रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन की बात नहीं है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तब भी हम उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देते हैं। रिडक्शन की बात करते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। बिल्कुल उसका उल्टा, ऊपर वाले का यानी ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है। अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे हम बोल देते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस हुआ। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट रही है ना, रिएक्शन के दौरान रिमूव हो रही है ऑक्सीजन, तब भी हम उसे रिडक्शन रिएक्शन ही बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। आगे बात करते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, ये आपको जब एग्जाम्पल हम करेंगे ना उससे और ज्यादा क्लियर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, कहता है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए अपनी ऑक्सीजन को दे देता है ना रिएक्शन के दौरान, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो ऐसा एजेंट है जिसने ऑक्सीडेशन होने के लिए अपनी ऑक्सीजन को प्रदान कर दिया, मतलब अपनी ऑक्सीजन जो है ना गिव अप कर दी, दे दी अपनी ऑक्सीजन, तो इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी याद रखनी है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे किसी सब्सटेंस में से, तो वो भी एक कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई सब्सटेंस जो अपनी हाइड्रोजन को दे रहा है रिडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो कहलाता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही कहलाता है। ठीक है, ये आगे मैं अभी जब एग्जांपल डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट पेज पे, तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा ये चारों टर्म्स। अभी के लिए लेकिन डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नीचे मैंने लिखा है कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखो क्या होता है, कई बारी हमें रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो उस तरह की रिएक्शन को हम कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में जो RED है बेसिकली वो रिडक्शन से आया है, और जो OX है यानी कि जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन से आया है। तो इसी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं ना, तब हम कह देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करा है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्जांपल से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा इस टॉपिक के बारे में। एग्जांपल में मैंने लिया है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। मान लो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म। दो चीजें मिलती है, एक है कॉपर मेटल और दूसरा है हमारा वाटर। तो यहाँ पर अगर ज्यादा इसकी इक्वेशन लिखे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, प्लस में हमने हाइड्रोजन मिलाया यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, हीट करवाया, तो हमें राइट साइड में मिलता है सबसे पहले तो कॉपर मेटल, और दूसरी चीज हमें मिलती है H2O यानी कि वाटर। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने पीछे वाले पेज पे डेफिनेशंस पढ़ी थी, अगर आप मैंने एरो बनाई को ध्यान से देखो तो CuO से जो एरो जा रहा है Cu की तरफ, यानी लेफ्ट से जो एरो जा रहा है साइड पे, वहां पर हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता था तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते थे, अभी मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है ना किसी सब्सटेंस से, तो हम बोलते थे वहां पर कि एक रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा एरो जो नीचे वाले मैंने बनाया है, वहां पर मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन से हमारे पास H2O बन गया राइट साइड पे, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था तो हम बोलते थे कि वो एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हो रहा है ना यहाँ पर, ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया।
तो बेसिकली ये सिंगल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो बेसिकली हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल मानेंगे, जैसे मैंने पीछे पेज पे भी बताया था। ठीक है, इस एग्जांपल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने नीचे यहाँ पर लिख रखी है जो कि हम डेफिनेशन से निकालते हैं। कहता है कि कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। अब देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड था, क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड था वो अब कॉपर पे रिड्यूस हो गया है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से हट गया है। मैंने हिंदी में लिख भी दिया है आपके समझने के लिए। कॉपर ऑक्साइड को हम कह रहे हैं कि वो कॉपर में रिड्यूस हो गया। रिड्यूस कैसे हो गया? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गई। पहले उसके पास ऑक्सीजन थी, लेकिन अब बाद में रिएक्शन होने के बाद उसके पास ऑक्सीजन तो बची ही नहीं। सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया है कॉपर में। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन था लेफ्ट हैंड साइड में, अब वो ऑक्सीडाइज हो गया है वाटर में। कैसे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं कि H2 के पास O आ गया, यानी कि ऑक्सीजन आ गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है अभी वाटर में। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कहते हैं कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ना, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि जिसने अपना ऑक्सीजन दिया है ना, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन हटा दिया है। क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या करा? बेसिकली हाइड्रोजन ने जो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन था उसे हटा दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक एग्जांपल में मैंने सारी चीजें कवर कर दी है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर नोट्स में, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद मैंने आपको समरी बताई है इसी एग्जांपल के लिए। जैसे कि समरी क्या है, ये जो 4 पॉइंट है ना, उन्हीं की समरी है। हम सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो कौन है? वो है H2। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। और जो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है उसका नाम है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। जो हमने ऊपर अभी डेफिनेशन से 4 पॉइंट लिखे थे ना, उसी की बस मैंने यहाँ पर समरी बता दी आपको नीचे। इसी के साथ हमारा ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमने सारे के सारे अपने 5 मेजर टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन हमने स्टार्ट करे थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। 5 ही तरह के केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। हमारे चैप्टर में 5 ही तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारे चैप्टर में 2 टॉपिक और हुआ करते थे जिसको हम कहते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। ये 2 टॉपिक होते थे। लेकिन आपको पता होगा कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है। तो उस 30% सिलेबस रिडक्शन में हमारा ये जो कोरोजन और रेंसिडिटी का जो लास्ट का टॉपिक हुआ करता था ना, वो डिलीट हो गया है। तो इसी वजह से मैंने बॉक्स में लिख भी दिया है कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी तो डिलीट हो गया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि चैप्टर इज डन। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। हमने सारी बातें इसकी कवर कर ली हैं। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे वो थोड़े चैप्टर हो सकते हैं बड़े हों, तो उनमें ज्यादा लेक्चर्स लग सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स से आपको कितना बेनिफिट होता है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, इसको यूज करोगे और फिर एग्जाम में देखोगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कितना फायदा एक्चुअल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इन नोट्स को आप अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल यूज करें। और लेक्चर ऐसे ही आते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है सुमित फॉर स्टूडेंट्स। आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।